हाय गाइस, सीन शुरू होता है एक रियल एस्टेट डेवलपर डॉज टाइन्स के साथ जो बैंकरप्ट हो चुका है और अब पैसों के लिए झगड़ा कर रहा है। सच्चाई यह है कि उसकी फाइनेंशियल समस्याओं का मुख्य कारण एक बुरा निवेश था जो उसने किया था, एक पुरानी हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग कैरिंगटन खरीदकर, जिसे अब तक वो बेच नहीं पाया है। उसे कोई किराएदार भी नहीं मिल रहे क्योंकि बिल्डिंग अभी भी बहुत सी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की जरूरत है। डॉज की समस्या के अलावा उसकी वाइफ वेल उनके पहले बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है, पर भगवान का शुक्र है कि वेल हमेशा उसका साथ देती है और उसे हमेशा आशावादी रहने की सलाह देती है। इस सब के अलावा डॉज को बार बार पेनफुल हेडेचेस होती हैं जिसके लिए उसने दवाई ली है। एक दिन उसने एक कंपनी टायरो फंड में लोन लेने की उम्मीद में जाता है। वहां पर उसे कंपनी के सीईओ माइल्स सेलर्स मिलते हैं जो उसके मुसीबत को अच्छी तरह से जानते हैं। माइल्स उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और एक डील ऑफर करते हैं, एक हंटिंग गेम में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उसे शिकार बनाना होगा। डैम माइल्स, अगर मैं तुझे खा सकूं तो मैं तुझे हेल्प करूंगा। डॉज जल्दी से ऑफर को मना कर देता है, लेकिन जब माइल्स उससे लाखों डॉलर की रिवॉर्ड्स की बात करता है तो उसका मन बदल जाता है। माइल्स फिर एक्सप्लेन करता है कि डॉज को 24 घंटे तक 5 शिकारियों से भगाया जाएगा। हर घंटे जो वो बचता है उसे एक निश्चित राशि का पैसा उसके बैंक अकाउंट में वायर किया जाएगा, एक ट्रेसेबल ऑफशोर अकाउंट से। घंटे की दर हर बार बढ़ती जाएगी जब वो एक निश्चित स्तर तक पहुंचेगा और खेल के अंत में उसके पास 24 और एक आधा करोड़ डॉलर होंगे। पर डॉज को नहीं पता चलेगा कि ये शिकारी किस रूप में हैं, क्योंकि वे किसी भी जाति या लिंग के हो सकते हैं। माइल्स उसे और रूल्स के बारे में बताते हैं। डॉज एक बार जब खेल शुरू हो जाता है तब उससे रोक या रुकावट नहीं लगा सकते। उससे इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है और वह शहर से नहीं निकल सकता। अगर उसने इनमें से कोई भी नियम तोड़ा तो खेल कभी खत्म नहीं होगा जब तक वह मरता नहीं है। डॉज साफ तौर पर हिचकिचाता है, लेकिन माइल्स उससे ये कहकर मानता है कि अगर वह खेल में मरता भी है तो वह अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सुरक्षित कर सकता है। फिर सीन कुछ दिन पहले का होता है और हम देखते हैं कि डॉज सुबह सुबह दौड़ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह एक पुराने एथलीट भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिकॉर्ड ब्रेकर भी है। सुबह की एक्सरसाइज पूरा करने के बाद वह घर लौटकर अपनी वाइफ के लिए नाश्ता तैयार करने लगता है। इस बीच में उससे कई लेट बिल्स दिखाई देते हैं जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। दोपहर में कपल एक बार जाते हैं जो डॉज के बेस्ट फ्रेंड लुगर के नाम से है, जो एक बार के मालिक है, और इस तरह का नाम रखना सच में सफलता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लुगर ने भी उसे $50,000 का कर्ज दिया था उसके निवेश के लिए, लेकिन वह डॉज को ये पैसे तब वापस करने देगा जब वह अपनी फाइनेंशियल मुश्किल को पार कर लेगा। एक सुबह डॉज अपने काम के लिए निकलता है जब उससे एक और भयानक हेडेक होती है, जिससे उससे सड़क पर गिर पड़ता है। उससे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वेल जल्दी से उसके साथ जुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद 2 डॉक्टर्स दुखद खबर सुनाते हैं। डॉज को टर्मिनल ब्रेन कैंसर है और उसका ट्यूमर ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ये खबर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वेल अब भी उसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल से इलाज कराने की सलाह देती है। पर डॉज ये बताता है कि उसने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले ही कैश कर दिया है कुछ खर्चों को कवर करने के लिए, जिससे वेल रोने लगती है। जब वो हॉस्पिटल से निकलने वाले होते हैं तो एक नर्स डॉज को टायरो फंड के बिजनेस कार्ड देता है, दावा करते हुए कि कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती है जो टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें शिकार करके उनकी राशि को डबल करती है। वर्तमान में डॉज थोड़ी देर के लिए सोचता है और अंतिम रूप से सबसे खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। उस रात वो अपनी वाइफ को झूठ बोलता है कि उसने एक अच्छा डील इन्वेस्टर जेरी पियर्स के साथ किया है और पैसा जल्द ही आ जाएगा। अगला सुबह जल्दी वो घर से भाग जाता है दौड़ने का बहाने बनाकर, लेकिन असल में वो रेस्टोरेंट में माइल्स से मिलने चला जाता है। माइल्स उसे बताता है कि खेल सूरज उगने पर 6:46 AM पर शुरू होगा और उससे पहले वो सब कुछ डॉज के सामान, उसके वॉलेट, फोन, सब कुछ ले लेता है। उसे अपनी दवाइयों और उसके बच्चे की अल्ट्रासाउंड रखने की अनुमति देता है। इसके बाद माइल्स उसे एक नया फोन देता है जिसमें वो अपना बैंक बैलेंस देख सकता है और साथ ही फोन हर घंटे 15 सेकंड के लिए उसका कट लोकेशन भेजेगा। जैसे ही घड़ी 6:46 पर होती है, खेल शुरू होता है और डॉज सड़कों में दौड़ने लगता है मौत से बचने की कोशिश करते हुए। जल्दी ही वो एक बस में चढ़ता है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी भी बस में आता है। उसे शक होता है कि वो एक शिकारी है, इसलिए वो जल्दी से बस से उतरकर दौड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ वेल को अपने पति के अकाउंट में $50,000 जमा होते हुए दिखाई देता है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच डॉज को एक कार नोटिस करता है जो उसके पीछे लग गई है, इसलिए वो जल्दी से एक मॉल में चला जाता है। एक नाकाबिले बहस खतरा महसूस करके वो लिफ्ट में चढ़ता है और ऊपर के मंजर से बचने की कोशिश करता है। जब वह किश्तों से गुजरता है तो उससे पहला शिकारी निक्सन का सामना होता है, जो एक ब्रिटिश जेंटलमैन है। परेशान होकर डॉज एक बाथरूम स्टॉल में छुप जाता है, लेकिन जल्दी ही उस पर हमला होता है। एक तेजी से कदम डॉज शिकारी को एक तरह से धकेल देता है और भाग जाता है। मॉल में वापस नीचे उसे दूसरा शिकारी रेगन से मिलती है, एक सदन कोयो लड़का, जो उसे एक खाली जगह की तरफ ले जाता है। उनके बीच में जाते जाते वो अपने निखड़ों को निक्सन के साथ दोबारा मिलवा देते हैं, जिससे रेगन व्यस्त हो जाता है। डॉज इस अवसर का फायदा उठाता है और दोनों शिकारियों से बचकर एक सबवे ट्रेन में चढ़ जाता है।
इसके अलावा हमें माइल्स के एक हेंचमैन कॉनल का भी परिचय होता है, जो खेल को स्थल पर निगरानी करता है और शीर्षकों द्वारा छोड़ी गई कोई भी सबूत को मिटाता है। इसके अलावा टायरोफन के मुख्यालय से माइल्स और उसके स्टाफ सदस्य भी खेल का कार्यान्वयन गालिब रहते हैं, उनके हर कदम को नाके तरता है। इस बीच वैल को जेरी से एक वॉइसमेल मिलता है, जिसमें उससे पता चलता है कि उसके और डॉज के बीच कोई डील नहीं हुई थी। वो फिर अपने पति को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अपने पति की सुरक्षा के लिए चिंता में वो लूब से संपर्क करती है, लेकिन उससे भी उसके स्थल का पता नहीं होता। इस बार उसे पता चलता है कि डॉज का बैंक बैलेंस पहले से ही $1,50,000 तक बढ़ चुका है। इसके बाद वैल और लूब बैंक जाते हैं और इन रहस्यमय जमातों के पीछे का स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु वो खुद को संदेहजनक बना देते हैं, जिससे उन्हें किसी परेशानी से बचने के लिए छोड़ देना पड़ता है। ये डुओ फिर पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए बुलाता है, लेकिन अधिकारी उन्हें ये कहता है कि वे तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति 24 घंटे तक लापता न हो। अगली सीन में डॉज एक खाली चर्च में दाखिल होता है और कन्फेशन रूम में छुप जाता है। वहां उससे एक फादर के पास जाया जाता है, जो उससे मामले के बारे में पूछता है। डॉज फिर मान लेता है कि उसने कुछ बुरे काम में शामिल हो गया है और अब मुश्किल से लड़ रहा है। इस बीच कन्फेशनल रूम के बाहर एक साया दिखता है। व्यक्ति को एक शिकारी मानकर डॉज पर हमला करता है, लेकिन जल्दी ही पिता उसे रोक लेते हैं। अनजान घटनाओं में पिता खुद को एक और शिकारी के रूप में प्रकट करते हैं, जिसका नाम कार्टर है। एक मानसिक चिकित्सक होने के नाते कार्टर दावा करता है कि उसने डॉज के अगले कदम को ट्रैक किया है और उसे यहाँ पकड़ लिया है। उसने फिर सभी चर्च के दरवाजों को बंद कर दिया है, फिर अपनी हथौड़ा से हमला शुरू किया है। एक तेजी से युद्ध के बाद डॉज किसी तरह कार्टर को एक छोटे से बंदोबस्ती में बंद कर देता है, लेकिन एक हथौड़ा उसके पैर पर पड़ता है। पिता द्वारा पीटा जाना कोई आसान बात नहीं है। इसके बाद डॉज चर्च से बाहर निकलता है और माइल्स को फोन करता है, अपनी टांग की चोट के बारे में बताकर। हालांकि माइल्स उसे कहता है कि उसे अपने घाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेल को रोक नहीं सकते। इसके बाद डॉज कुछ चिकित्सा सामान खरीदकर अपने आप का इलाज करता है। अब जब वो और नहीं भाग सकता, वो एक योजना बनाता है एक देखोक्रमिक दृश्यों के समुदाय में मिलने के लिए, जो अभी एक खेल देखने के बाद से बाहर आए हैं। जब एक और घंटा गुजरता है तो डॉज के स्थल का पता 15 सेकंड के लिए प्रकाशित होता है और निक्सन वही जगह की तरफ बढ़ता है। हालांकि उससे डॉज नहीं देखता, क्योंकि उसने अपने आप को एक दृश्यों के भीड़ के रूप में छुपा लिया है, एक चुराया हुआ जर्सी और टोपी पहनकर। कुछ देर बाद एक सड़क व्यापारी डॉज के पास आता है और अपनी जर्सी वापस मांगता है। इस चर्चा के दौरान निक्सन को डॉज का पता चल जाता है, जो फिर एक पार्किंग लॉट में भागता है और एक कार के ट्रंक में छुपा जाता है। घर पर वैल का घबराहट बढ़ती जा रही है, जब तक उसका पति दूर दूर तक कोई जवाब नहीं देता। जवाब की तलाश में बेकरार उसने उसके सामान में झांकना शुरू किया और जल्दी ही टायरोफन बिजनेस कार्ड पर गिरफ्तारी की। इस समय तक डॉज के बैंक बैलेंस ने $2 मिलियन तक बढ़ गया है। जिसमें डॉज छुपा है वो कार दूसरे शहर की तरफ जा रही है। इस बात को जानकर उसे ये रियलाइज होता है कि ये खेल के नियमों के खिलाफ है, तो वह ट्रंक पर तकरार करना शुरू करता है। इस आवाज को सुनकर कार के अंदर वाले परिवार सड़क के किनारे रोककर ट्रंक खोल देते हैं। उन्हें डॉज को पाकर अचंभित हो जाता है और जल्दी से पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि डॉज उनके फोन्स को पकड़कर फेंक देता है। वैसे भी तुम्हारे बच्चों के दिमाग को जहर लगा रहे हैं। जब शाम ढलने लगती है, वह गैस स्टेशन से एक टैक्सी चुराकर घर की तरफ चला जाता है। हालांकि शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। जब वो घर के अंदर जा रहा होता है, तब कार्टर अपनी बाइक पर पहुंच जाता है और उस पर रॉड से हमला करता है। समझ जाते हुए कि अपने परिवार के पास जाना सुरक्षित नहीं है, डॉज टैक्सी में वापस भाग जाता है। इस हंगामे की आवाज से वैल को संदेह होता है। फिर वो बाहर देखती है, जहां से वो डॉज को दूर जाते हुए देखती है। कार्टर डॉज को सड़क पर पीछे से घाव करता है और जल्द ही कार का एक टायर फोड़ देता है, जिससे गाड़ी को तेज कर देता है। फिर वो टैक्सी में कूद जाता है और डॉज को पीछे से गले दबाने की कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए। डॉज गाड़ी की तेज चलाता है और एक पेड़ पर टकरा जाता है, लेकिन किसी गंभीर चोट से बच जाता है। फिर वो चोट को देने के लिए हुए कार्टर के पास जाता है, जो अब भी उससे अगले बार मारने का वादा करता है। जब मनोचिकित्सक वैल को हमला करने की धमकी देता है, डॉज अपना गुस्सा खो देता है और उसका सर एक सिंडर ब्लॉक से फटाल रूप से मारता है। थोड़ी देर बाद कॉनल इस घटना को माइल्स को रिपोर्ट करता है, कार्टर के शरीर को खत्म करने से पहले। इस दौरान वैल बिजनेस कार्ड पर दिए गए स्थान की जांच करने जाती है, लेकिन वहां वो बिल्डिंग पूरा खाली होती है। फिर हम डॉज को देखते हैं, जो एक टिकट चुराकर एक क्रूज में प्रवेश करता है, जबकि रीगन से छुपा हुआ होता है। थक कर भूखे वो कुछ खाने के लिए किचन में जाता है, जहां उससे चारूसरा शिकारी कैनेडी से मिलती है, जो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। बिना समय गवाए वो डॉज पर अचानक हमला करता है और जल्दी से लड़ाई में ऊंचाई हासिल करता है। लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है, तो वह किसी तरह उसके कपड़े को आग से जलाता है। मुए थाई मिल्की वाइट बॉय को हराता है, लेकिन आग मुए थाई को हराता है और वो छत की तरफ भागता है। एक पुल नजर आता है तो वो उस पर चढ़ जाता है। कैनेडी उसे पीछे करना चाहती है, लेकिन उसने उसकी हाथ को मारा, जिसके कारण वो पानी में गिरती है। बिना कुछ भी आराम के कई घंटों तक लगातार पीछे की शिकार होने के बाद डॉज की थकान तकरीबन उससे हार जाती है, इसलिए वो हार मान लेता है। तभी एक गाड़ी नजदीक आती है और उसकी राहत के लिए वो लूब का ही गाड़ी होता है।
डॉज गाड़ी में बैठ जाता है और एक पानी की बोतल को एक ही बार में खा जाता है, अपने प्यास को अंत में शांत कर देता है। वो उम्मीद करता है कि लूब ने इसमें अपना काम नहीं किया होगा। लूब फिर पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन डॉज बस उससे अगली घंटे के लिए घूमने को कहता है। उनकी बातचीत के बीच में उन्हें निक्सन के दौड़ते हुए देखा जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान अब खतरे में होती देख डॉज गाड़ी से कूदकर भाग जाता है। भागते हुए एक स्थानीय गुंडे की एक ग्रुप द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे उनके छुपने की जगह ले जाते हैं। गुंडे उसके फोन को चेक करते हैं और उसके बैंक अकाउंट में 15 लाख का पता लगाते हैं। साथ ही वे ये भी पहचानते हैं कि उसकी दवा फेक फार्मास्यूटिकल गैंगस्टर्स हैं, जिससे डॉज को आश्चर्य होता है। हालांकि गुंडे सिर्फ उसके पैसे में ही रुचि रखते हैं और तुरंत उससे पैसा ट्रांसफर करने को कहते हैं। सिर्फ 2 मिनट बाद जब तक उसकी जगह पता चल जाए, डॉज गुंडों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे यकीन नहीं करते और उसका पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें LBJ अंतिम शिकारी का बीच में आने वाला होता है, जो गुंडे एक के बाद एक गिरा देता है। लेकिन जब वो डॉज को खत्म करने जाता है तो एक चोट लगने वाला गुंडा पीछे से गोली मार देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप डॉज वापस वही हॉस्पिटल जाता है जहां उसने पहले एडमिट किया गया था और एक नर्स से उसकी दवा के बारे में पूछता है। उसकी आश्चर्य के लिए नर्स ये तस्दीक करता है कि यह नकली है और उसके कभी भी वहां एडमिट होने की कोई रेखा नहीं है। इससे उसे यह समझ आता है कि उसके पास कोई अंतिम बीमारी नहीं है और उसे गेम को स्वीकार करने के लिए सेट किया गया था। उस तुरंत माइल्स को बुलाता है उससे धोखा देने के लिए और उसे धमकी देता है कि वह उसे ढूंढ लेगा। अब फिर भी माइल्स असर नहीं दिखाता है और यह कहता है कि डॉज उसका असली नाम या उसकी कहां पे मिल सकता है वह नहीं जानता, बल्कि वो सब कुछ डॉज और उसके परिवार के बारे में जानता है। जब उन दोनों की बातचीत होती है तो माइल्स एक और हैरतअंगेज सच्चाई खोलता है। लूब ही वही व्यक्ति है जो $50,000 लेकर डॉज को नशे में धकेलने और उसे गेम में खींच लेने के लिए स्वीकार किया था। कभी भी एक आदमी पर लूब के नाम पर विश्वास न करें। यह अपराधी नेता फिर डॉज को समझाता है कि हंट गेम पूरा करने के लिए उसे पूरी तरह से छोड़ देगा। इस सब जानकर डॉज तुरंत एक टेलीफोन बूथ से वैल को बुलाता है और सब कुछ बड़े से बड़े तौर पर समझाता है। उस लूब की भागीदारी के बारे में भी खुलासा करता है और उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। ही वैल, जो अभी लूब के घर पर है, उसने उसका धोखा किया और चल दिया, लेकिन रास्ते में कुछ झूठे पुलिस अफसर उसे पकड़ लेते हैं और उसे कैदी बनाकर माइल्स के पास ले जाते हैं। गेम खत्म होने में 90 मिनट बाकी है तो डॉज एक छोड़ दी गई इमारत में जाल बिछाकर बच गए शिकारियों निक्सन, रीगन और कैनेडी को खत्म करने का इरादा करता है। कुछ देर बाद तीनों वहां पहुंचते हैं और अपने शिकार को ढूंढने में उत्साहित होते हैं। रीगन पहले ही डॉज को ढूंढ लेता है। दोनों में टक्कर होती है जब तक कि शिकारी का हाथ एक बीम में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद कैनेडी डॉज के पीछे से नजदीक आती है, लेकिन उससे पहले ही उससे अटैक करने से लुगर समय पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। लुगर फिर अपनी निर्दोषता को समझाता है, दावा करते हुए कि उसने डॉज को धोखा नहीं दिया और सिर्फ माइल्स ने उसका मजाक उड़ाया। फिर दोनों दोस्त इमारत से बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले वहां को उड़ा देते हैं। वहां की फटकारी रीगन की जान ले लेती है, जबकि निक्सन बच जाता है। इस घटना के बाद कॉनल जगह पर आता है सामान साफ करने के लिए जैसे हमेशा, लेकिन इस बार उससे पकड़ लिया जाता है, जिसे डॉज बंदूक दिखाकर अपनी पत्नी के कहां है ये पूछता है। जवाब में कॉनल बताता है कि वो कैरिंगटन में बंद गई है। इस जानकारी के साथ डॉज जल्दी से इमारत में दौड़ता है और अपनी पत्नी को वहां बंधा पाता है। उस जल्दी से उसे खोलता है और एक भावुक गले लगाता है, लेकिन उनका लम्हा बीच में अचानक निक्सन के आने से विघटन हो जाता है। वो डॉज को छत पर पीछे करता है और अंत में उसे एक कोने में घेर लेता है। जब तक वे लड़ते हैं, डॉज छत से गिर जाता है और इमारत की छाको पकड़ लेता है। निक्सन फिर उसे छेदने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब वो सूरज निकलने की आवाज सुनता है। इसका परिणाम वो अपना हथियार वापस रख देता है और उदार होने की मदद करता है। पता चलता है कि अब 24 घंटे बीत गए हैं और खेल अब खत्म हो गया है। निक्सन उसे खेल के लिए बधाई देता है और चला जाता है। इसके बाद वैल डॉज से मिल जाती है और दोनों एक भावुक गले लगते हैं। तभी उसे माइल्स का फोन आता है, जो डॉज को खेल जीतने और इनाम राशि के लिए बधाई देता है। पहला सीजन खत्म होता है जब माइल्स दूसरे शहर की तरफ जाता है, एक नए खेल के लिए नए शिकार की तलाश में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।